गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि दूरदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी कितने प्रकार का होता है और कैसे इसकी आवर्धन क्षमता हम निकालते हैं। तो हमने इसका जो दूरदर्शी पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि दूरदर्शी दो प्रकार का होता है, एक परावर्ती और एक अपवर्ती दूरदर्शी होता है। अब हमने परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी दोनों के बारे में पढ़ा था और उसकी आवर्धन क्षमता निकालती। यदि मैं आपको ये कहूँ कि इस परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी में तुलना क्या होती है, कि जो परावर्ती दूरदर्शी होता है, जैसे मैं पहला पॉइंट पहले तुलना लेके चलूं कि जो परावर्ती दूरदर्शी होता है उस दूरदर्शी द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, ये क्या बनेगा, प्रतिबिंब वो कैसा होता है, चमकीला होता है। कैसा होता है, चमकीला होता है। और अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, स्पष्ट नहीं बनता, या ऐसे कह दें चमकीला नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, ये जो दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें तुलना में, कि जो परावर्ती दूरदर्शी होता है इसमें वर्ण विविधता का दोष नहीं पाया जाता। वर्ण विविधता का दोष परावर्ती दूरदर्शी में वर्ण विपतन का दोष नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। जबकि अपवर्ती में वर्ण विपतन का दोष पाया जाता है, पाया जाता है। यानी कि इस दूरदर्शी में हमने दो तुलना पढ़ी। एक तुलना क्या पढ़ी कि जो पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा इसमें कि जो परावर्ती दूरदर्शी होता है, इस परावर्ती दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब अत्यधिक चमकीला होता है, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी में चमकीला नहीं होता। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जो परावर्ती दूरदर्शी होता है ये परावर्ती दूरदर्शी में वर्ण विपतन का दोष नहीं पाया जाता, जबकि अपवर्ती में वर्ण विपतन का दोष पाया जाता है। ये हमने नोट्स में लिखवा दिया पहले। अब ये पॉइंट जो रह गया था उसको मैंने अभी करवा दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आज इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये होगा नेत्र। क्या पढ़ेंगे, नेत्र पढ़ेंगे। आई पढ़ेंगे, आंख पढ़ेंगे, नेत्र पढ़ेंगे। अब मैं आपको ये कहूं कि नेत्र होता क्या है, आप सब जानते हो कि नेत्र क्या होता है, आंख क्या होता है। आपने सबने ये भी पढ़ रखा है कि नेत्र शरीर का वह अद्भुत अंग होता है जो अत्यधिक जटिल प्रक्रमों द्वारा क्या होता है, बना होता है। समझ में आ रहा है? यानी कि नेत्र को हम परिभाषित करते ऐसे कह सकते हैं कि नेत्र वह अद्भुत अंग है जो अत्यधिक प्रक्रमों या जटिल प्रक्रमों द्वारा निर्मित होता है, तथा ये विद्युत चुंबकीय तरंग, जैसे मान लो प्रकाश हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रकाश है, या विद्युत चुंबकीय जो प्रकाश होता है, इस प्रकाश को प्रतिबिंब के रूप में समझता है, समझने की क्षमता होती है इसमें। इसे हम क्या कहते हैं, नेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र कहते हैं। अब इस नेत्र में हम पढ़ेंगे इसकी बनावट। क्या पढ़ेंगे, बनावट पढ़ेंगे। बनावट के बाद में इसमें जो भी अद्भुत अंग होंगे, इसके जो पार्ट होंगे, इन पार्टों में सभी क्या पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे। मैं आपको वन बाय वन एक एक करके बताऊंगा। इस नेत्र का जो आकार होता है वो लगभग हम ये मान के चलते हैं कि अंडाकार या गेंद के समान गोल होता है। ठीक है, ये मान के चलते हैं। तो इसमें बनावट में बना रहा हूं मैं पहले। जैसे मान लो हमने बना दिया, एक लेंस बनाया, इसमें जो उत्तल लेंस होता है ये प्राकृतिक निर्मित होता है। ये एग्जिट मैंने इसमें ऐसे बना रहा हूं, इसमें आप बायो वाले बच्चे इसमें बायो में पढ़ रखे होंगे। ये हमने क्या बनाया, लेंस बना दिया, और इस लेंसों से यहां पर मैंने एक पारदर्शी झिल्ली बना दी। ठीक है, इस पारदर्शी झिल्ली के ऊपर की ओर
मैंने एक पारदर्शी झिल्ली और बना दी और इसमें क्या भर दिया मैंने, यहां पर कुछ द्रव भरा। ठीक है, जो ये पारदर्शी झिल्ली है, इस पारदर्शी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, स्वच्छ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वच्छ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वच्छ पटल, या कॉर्निया भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है, ये पारदर्शी पटल होता है, परत होती है। ये जो श्वेत पटल होता है इसे हम क्या बोलते हैं, श्वेत पटल होता है। ये अपारदर्शी होता है। ये कौन सा होता है, अपारदर्शी पटल होता है। ठीक है, इसे हम जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेत्र लेंस। क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस बोलते हैं। ठीक है, ये जो इस नेत्र लेंस को टिकी रहती है इसे हम बोलते हैं पक्षमापी मांसपेशियां बोलते हैं, या पक्षमापी मांसपेशियां भी कह सकते हैं। अब ये जो पर्दा होता है, इस पर्दे को हम बोलते हैं, ये पारदर्शी पर्दा होता है, और इस पर्दे को जो हम बोलते हैं ये बोलते हैं पारितारिका। परितारिका बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। ये जो इसमें मध्य भाग में छिद्र होता है इसे हम बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली, जिसका आकार कम या अधिक प्रकाश की मात्रा के अनुसार होता है। ठीक है, इस जो ये द्रव्य भरा होता है इसे बोलते हैं अपन नेत्रोद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेत्रोद, या जलीय द्रव्य, जलीय द्रव्य बोलते हैं, या इसे नेत्रोद भी कहते हैं। ठीक है, इसके पीछे जो ये द्रव भरा होता है, इसके जस्ट नेत्रिका लेंस के पीछे जो द्रव भरा होता है उस द्रव को हम बोलते हैं कचाब द्रव्य। क्या बोलते हैं, कचाब द्रव्य बोलते हैं। यहां पर इस श्वेत पटल के नजदीक एक अपारदर्शी परत होती है। इस अपारदर्शी परत को, ये जो झिल्ली होती है, ये काले रंग की क्या होती है, कि झिल्ली होती है। ये क्या होती है, काले रंग की झिल्ली होती है। इस काले रंग की जो झिल्ली होती है, इस काले रंग की जो झिल्ली होती है, इस काले रंग की झिल्ली को क्या कहते हैं, रक्त पटल या क्लोराइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, रक्त पटल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण करना होता है और प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। ये क्या कार्य करती है, कार्य लिखेंगे इसमें, प्रकाश का अवशोषण कर आंतरिक परावर्तन करना, आंतरिक परावर्तन करना। ठीक है, इसके आगे जो ये तंत्रिका होता है, यहां पर क्या होता है, श्वेत पटल होता है। ये क्या होता है, पूरा श्वेत पटल होता है। इसे हम बोलते हैं, यहां पर होता है ये श्वेत पटल, श्वेत पटल होता है। और ये जो होती हैं इन्हें बोलते हैं तंत्रिका, तंत्र बोलते हैं। इसे दिक् तंत्रिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिक् तंत्रिकाएं भी कहते हैं। ये हमने इसमें अलग अलग क्या पढ़ा, ये आंख हुई। नेत्र किसे कहा, कि ये शरीर का वह अद्भुत अंग होता है जो अत्यधिक जटिल प्रक्रमों द्वारा बना होता है, जो विद्युत चुंबकीय जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को प्रतिबिंब के रूप में समझने का कार्य करता है। उसे हम क्या कहते हैं, नेत्र कहते हैं। ये लगभग गेंद के आकार का गोलाकार होता है। ठीक है, इसकी बनावट में क्या हुआ कि एक श्वेत पटल होता है। ये श्वेत पटल ये तो है बाहर का, यहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये श्वेत पटल जो होता है वो अपारदर्शी होता है। क्या होता है, अपारदर्शी होता है। और जो ये अपारदर्शी होगा, क्या होगा, ये अपारदर्शी होगा।
और इसके पीछे ये यहां पर क्या होगा, रेटिना होगा। क्या होगा यहाँ पर, रेटिना। और रेटिना पर क्या बनेगा, जो प्रकाश आएगा उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यहां पर क्या रहेगा, रेटिना। क्या कहलाएगा, रेटिना। अब ये पक्षमापी जो मांसपेशियां होती हैं, उस पक्षमापी मांसपेशियों पर ये जो नेत्र लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है, जो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो प्रकाश की मात्रा के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। ठीक है, ये पक्षमापी पेशियों के ऊपर जकड़ा हुआ होता है, मतलब टिका हुआ होता है, फिक्स लगा हुआ होता है। इसके आगे की ओर एक उभरा हुआ पारदर्शी पटल होता है, परत होती है, इसे हम कहते हैं स्वस्थ पटल कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इसके द्वारा प्रकाश क्या होता है, अंदर के प्रवेश करता है। ठीक है, जस्ट इसके आगे कुछ द्रव्य बना होता है, जिसे हम कहते हैं जलीय द्रव्य या नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं, जलीय द्रव्य या नेत्रोद कहते हैं। ठीक है भाई, कॉर्निया के आगे जो द्रव्य बना होगा उसे नेत्रोद कहते हैं। या ऐसे कहते हैं कि परितारिका और कॉर्निया, इनके मध्य जो द्रव्य बहा होता है उसे हम कहते हैं जलीय द्रव्य या नेत्रोद कहते हैं। इस परितारिका पर्दे के मध्य में एक अत्यधिक सूक्ष्म छिद्र होता है। यह छिद्र क्या कहलाती है, पुतली कहलाती है। क्या कहलाती है, पुतली कहलाती है। उसके बाद में ये जो पुतली होती है, इस पुतली का आकार, इस छिद्र का आकार प्रकाश की मात्रा पर क्या करता है, निर्भर करता है। यदि प्रकाश की मात्रा अत्यधिक है तो इसका आकार क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, अत्यधिक बढ़ जाएगा। और प्रकाश की मात्रा कम है तो इसका आकार क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, उसके आगे नेत्र लेंस होता है जो प्रकाश को अपवर्तित करता है और रेटिना पर आपतित करवाता है, जिससे हमें क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद में इस नेत्र लेंस के पीछे की ओर जलीय द्रव्य एक और बड़ा होता है जो रंगहीन अपारदर्शी होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कचाव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम कचाव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये जो लेंस होता है, ये जिन मांसपेशियों द्वारा टिका हुआ होता है, बंधा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं पक्षमापी मांसपेशियां कहते हैं। उसके बाद में जो श्वेत पटल बाहरी आवरण होता है, आंख का बाहरी आवरण, ये अत्यधिक कठोर होता है और अपारदर्शी होता है। ठीक है, जस्ट इसके लेंस के पीछे और कचाव द्रव्य के बाद में एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम कहते हैं रक्त पटल। क्या कहते हैं, रक्त पटल। इस रक्त पटल का कार्य क्या होता है कि ये प्रकाश किरणों को अवशोषित करती है और प्रकाश का आंतरिक परावर्तन करती है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में होता है रेटिना, जहां पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिछाया बनती है, प्रतिबिंब बनता है। जहां से प्रकाश आता है उस प्रकाश का हमें प्रतिबिंब समझने का एहसास होता है। फिर तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका दिक् तंत्रिकाएं होती हैं। ये दिक् तंत्रिकाएं क्या करती हैं, अपने मस्तिष्क तक और उससे जो बिंब बनता है, प्रतिबिंब सॉरी जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब के आकार, आकृति और रंग की सूचना हमें मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ये थी इसकी बनावट और इसके जो मुख्य पॉइंट थे, इन पॉइंटों के कार्य थे। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो नेत्र होता है, उस नेत्र में जो स्पष्ट दृष्टि दूरी क्या होती है और कैसे ये काम करता है। आगे से पढ़ेंगे अपन नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी। क्या होती है नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी? देखो, नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि हम किसे कहेंगे? ऐसे कह सकते हैं कि नेत्र से कुछ दूरी पर मैंने वस्तु को रखा, जैसे मान लो 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर कुछ दूरी पर रखा, और वहां तक एक सामान्य नेत्र यानी कि जनरल सामान्य स्वस्थ नेत्र उस वस्तु को स्पष्ट दिखाई दे रही है, देख रही है, देख सकती है, तो उस दूरी को हम क्या कहेंगे? नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दूरी कहेंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि यदि किसी नेत्र से
किसी नेत्र से वह न्यूनतम दूरी, किसी नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जिस पर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दूरी कहते हैं। दोबारा कह रहा हूं कि नेत्र की वह न्यूनतम दूरी जिस पर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे हम क्या कहेंगे? न्यूनतम स्पष्ट दूरी कहेंगे। जो जनरल स्वस्थ आंखें होती हैं, कौन सी आंखें होती हैं? स्वस्थ, जो स्वस्थ आंखें होती हैं उन स्वस्थ आंखों की जो न्यूनतम दृष्टि दूरी होती है वो न्यूनतम दृष्टि दूरी कितनी होती है भाई? 25 सेंटीमीटर होती है। स्वस्थ आंखों, स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये किसके लिए होती है? स्वच्छ आंखों के लिए, वयस्क लोगों के लिए। जबकि लिखेंगे, जबकि बच्चों के लिए यह दूरी लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वृद्ध लोगों के लिए यह दूरी लगभग 200 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 200 सेंटीमीटर होती है। जब भी आपके पास में नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दूरी आए तो हम यही पढ़ेंगे। इसमें 3 पॉइंट मुख्यतः लेके चलेंगे। पहला पॉइंट ये लेके चलेंगे कि न्यूनतम स्पष्ट दूरी किसे कहेंगे, यानी कि नेत्र से वह दूरी जिस पर स्थित वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर स्थित वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है उसे हम क्या कहेंगे? नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दूरी कहेंगे। और स्वस्थ नेत्र जो होती है, स्वस्थ नेत्र होती है, उसकी न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। बच्चों के लिए कितने मानी जाती है? 6 से 8 सेंटीमीटर मानी जाती है। और वृद्ध लोगों के लिए 200 सेंटीमीटर मानी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे अपन, नेत्र की अधिकतम स्पष्ट दूरी। नेत्र की अधिकतम स्पष्ट दूरी किसे कहेंगे? जैसे हमने कहा कि नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दूरी की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहां पर स्थित वस्तु दिखाई देती है उसे नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दूरी कही थी। तो अधिकतम क्या कहेंगे? कि नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहां पर स्थित वस्तु हमें दिखाई देती है उसे हम क्या कहेंगे? नेत्र की अधिकतम स्पष्ट दूरी कहेंगे। दोबारा सुनो कि नेत्र से अधिकतम वह दूरी, नेत्र से अधिकतम वह दूरी जिस पर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे हम क्या कहेंगे? नेत्र की अधिकतम स्पष्ट दूरी कहेंगे। स्वच्छ आंखों के लिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे, इसमें पॉइंट पढ़ेंगे स्वच्छ नेत्र के लिए अधिकतम स्पष्ट दृष्टि दूरी अनंत होती है। यानी कि जो स्वच्छ नेत्र होते हैं उनके लिए जो न्यूनतम अधिकतम स्पष्ट दृष्टि दूरी होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, अब इसमें हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट, दृष्टि क्षेत्र। दृष्टि क्षेत्र किसे कहेंगे? देखो भाई, हमने ये पढ़ा दृष्टि क्षेत्र में, क्या पढ़ा हमने? कि न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी और अधिकतम स्पष्ट दृष्टि दूरी। न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी और अधिकतम स्पष्ट दृष्टि दूरी के जो मध्य का भाग होता है, यानी कि इस न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के जो मध्य का भाग होता है उस मध्य के भाग को क्या कहेंगे? हम दृष्टि क्षेत्र कहेंगे। ऐसे कह सकता हूं कि न्यूनतम
स्पष्ट दूरी व अधिकतम स्पष्ट दूरी के मध्य क्षेत्र को दृष्टि क्षेत्र कहते हैं। दृष्टि क्षेत्र कहते हैं। तो इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? नेत्र की समंजन क्षमता हम ये कह सकते हैं कि नेत्र लेंस पर प्रकाश आपतित होता है, तो उस प्रकाश को नेत्र लेंस द्वारा जो अपवर्तित करने की जो क्षमता होती है, जो अपवर्तित करने की क्या होती है? क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब यह हुआ कि कभी कभी हमने कहा कि कभी प्रकाश की मात्रा अधिकतम हो जाती है, कभी प्रकाश की मात्रा क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। तो प्रकाश की मात्रा न्यूनतम और अधिकतम होगी तो उस दौरान जो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है, उस फोकस दूरी की जो परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है, उसे हमने क्या कह दिया? नेत्र की समंजन क्षमता कह दिया। इसको मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता में कमी होने लगती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के पर लेंस की जो नगम्यता होती है उसमें कमी होने लगती है। हमें पढ़ा कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी, मैंने कहा कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी तो उसकी न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि भी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लेंस होता है उसकी नम्यता क्या होती है? कमी होने लगती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे नेत्र से संबंधित रोग। नेत्र के संबंधित रोग व इनके निवारण। दोष या निवारण भी कह सकते हैं, रोग या निवारण भी कह सकते हैं। पहला, निकट दृष्टि दोष। दूसरा, दूरदृष्टि दोष। तीसरा, जरा दृष्टि दोष। चौथा, अबिंदुकता दोष। पांचवा, वर्णभिन्नता दोष। ये दोष हो गए, और आगे इसी में बताऊंगा आपको मैं निवारण और इसके उपाय। जो ये निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? मायोपिया दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया दोष भी कहते हैं। और ये दूरदृष्टि दोष होता है, इस दूरदृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट्रोपिया दोष, हाइपरमेट्रोपिया दोष भी कहते हैं।
अब पहले देखो क्या होते हैं दोष ये और कैसे इसके निवारण करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, निकट दृष्टि दोष। जब भी इस प्रकार का आपके दोष होगा तो इस दोष में जो आपके निकट इस वस्तुएं होती हैं वो निकट वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि यहां पर लिखूंगा मैं निवारण। क्या लिखूंगा? निवारण लिखूंगा सभी के एक के। निकट दृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्योंकि नेत्रिका लेंस प्रकाश किरणों को रेटिना से पहले ही अपवर्तित करके एकत्रित कर देता है, जहां से रेटिना से पहले इसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अवतल लेंस है वो प्रकाश किरणों को फैलाता है, अपसारित करता है। ठीक है, दूसरा दोष दूरदृष्टि दोष। जब भी दूरदृष्टि दोष होगा तो इस प्रकार के दोष में दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगी, जबकि नजदीक स्थित वस्तु दिखाई नहीं देंगी। तो क्यों नहीं देंगी? देखो कि जैसे प्रकाश किरण या प्रकाश नेत्र लेंस पर आपतित होगा तो उसकी फोकस दूरी परिवर्तित होने से वह प्रकाश किरणों को रेटिना से आगे जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है उससे आगे प्रकाश किरणों को एकत्रित करेगा, जिससे हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो निवारण होगा, दोष का निवारण, उसके लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब हमारे पास जो अगला दोष आता है वो कौन सा दोष है? जरा दृष्टि दोष। इस प्रकार के दोष में निकट स्थित बिंदु और दूर स्थित बिंदु दोनों ही प्रकार के हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और इस प्रकार के निवारण के लिए द्विफोकसीय या अभिसारी भी कह सकते हैं, द्विफोकसीय लेंस का उपयोग करते हैं, जिसका द्विफोकसीय लेंस का उपयोग करते हैं जिसका ऊपरी भाग अवतलाकार व निचला भाग उत्तलाकार होता है। जिसका ऊपरी भाग अवतलाकार व नीचे का भाग उत्तलाकार होता है। ठीक है, फिर आता है अबिंदुकता दोष। जब भी आपके पास में अबिंदुकता दोष आए तो इस दोष में क्या होता है? जैसे मैंने ये क्षैतिज लाइनें बना दी और ये ऊर्ध्वाधर लाइनें बना दी, तो अबिंदुकता दोष वाले व्यक्ति क्षैतिज लाइनें और ऊर्ध्वाधर लाइनों में भिन्नता स्पष्ट नहीं कर सकते, और इस प्रकार के दोष के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति के यदि अभिन्नता दोष होगा तो उस पर कौन सा उपयोग करेंगे? बेलनाकार लेंस का उपयोग करेंगे। लास्ट दोष हमारे पास में क्या आता है? वर्ण भिन्नता दोष। जैसे अलग अलग भिन्न भिन्न रंग होते हैं, उन रंगों में कई व्यक्ति भिन्नता नहीं कर सकते कि ये लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, ऐसे भिन्नता नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? वर्ण भिन्नता दोष कहते हैं। इसका किसी प्रकार से कोई निवारण नहीं होता। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा नेत्र क्या होता है,
नेत्र कैसे बनता है, कार्य कैसे करता है, और इसकी समंजन क्षमता, दूरदृष्टि, दृष्टिदोष, दृष्टि क्षेत्र, रोग और इसके हमने क्या पढ़े, निवारण पढ़े। ये हमारा कंप्लीट 11वां चैप्टर पूरा हुआ। इसमें फिर भी जो कोई समस्या हो तो मुझे आप पूछना। बाकी हम कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तरंग प्रकाश की, जो इसी चैप्टर इसी यूनिट का भाग है, सेकंड भाग है, उसको हम पढ़ेंगे कल तरंग प्रकाश की। धन्यवाद।